हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ना अगर हम लोग बात करें अभी तक की प्रॉपर्टीज की, तो हम लोग ने बहुत सारे प्रॉपर्टीज, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज कवर कर लिए। आप भी एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए, देन वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला जो हम लोग ने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था वो था स्टूडेंट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, विच इज ऑल्सो नोन एज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला था जेड माइनस सिग्मा, जिसमें Z जो होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर, और जो सिग्मा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लेटर कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको निकालने के लिए हमारे पास में स्लेटर ने एक रूल दिया था बच्चों। अगर हम बात करें स्लेटर्स रूल की, तो वो S और P इलेक्ट्रॉन्स के लिए रूल्स डिफरेंट है, राइट, और D और F इलेक्ट्रॉन्स के लिए रूल्स डिफरेंट है। लास्ट में हम लोग ने Z इफेक्टिव में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोला था दैट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, दैट इज अलोंग द पीरियड, Z इफेक्टिव क्या होता है आप बताइए। Yes, it increases, and as we move from top to bottom, that is down the group, Z effective remains constant। Yes, Z effective constant होता है down the group। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज, दैट इज एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो होता है एक कौन सी प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है बेटा, उसको आप सिंगल एटम का डिसाइड नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग ने डिस्कस किया था उसमें बहुत सारे टाइप के रेडियस, जिसमें सबसे पहला था कोवेलेंट रेडियस, सेकंड था वैन डेर वाल्स रेडियस, थर्ड था मेटालिक, और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था आयोनिक रेडियस के बारे में। उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसके एक्सेप्शंस और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है वो, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने उसके एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे बहुत ज़्यादा डिटेल में। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर था, उसके अंदर रिड्यूसिंग एंड एसिड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी था, उसके बाद में एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स था, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके अंदर भी हम लोग ने ग्रुप नंबर 16 और 17 के अंदर एक्सेप्शन देखा था, और मैंने बोला भी था कि जो 2021 के जो जेई मेंस का पेपर था उसमें ग्रुप नंबर 16 का क्वेश्चन भी आया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसमें पूरे चैप्टर के कंसेप्ट आएंगे, कंबाइंड कंसेप्ट आएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लास्ट में भी सिखाया जाता है। और दूसरी बात, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आज के इस लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 8 में पूरा नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक और लेक्चर लगेगा, दैट इज लेक्चर नंबर 9 में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्केल है। जैसे हम लोग को पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉलिंग स्केल क्या होता है, मोलिकन स्केल क्या होता है, ऑलरेड स्केल क्या होता है, वो सब हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9, दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हम लोग इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, तो एक बात मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब सिंगल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाल पाओगे, ये जब किसी के साथ जुड़ा होगा तभी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो मतलब इट इज अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी और एटॉमिक प्रॉपर्टी, इट इज अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल से शुरू करता हूँ, फिर हम लोग स्टेटमेंट इसके ऊपर लिखेंगे। अगर मेरे पास में दो एटम्स हैं और दोनों के दोनों एटम्स क्या है, सेम है, से फॉर एग्जांपल ए और ए, ये दोनों एटम्स ने एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। दोनों एटम्स क्या है, सेम है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। ना तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इस एटम की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का जो पावर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस वाले मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा वो किसी भी तरफ नहीं होगा, मतलब किसी भी एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होने वाला नहीं है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और ऐसे वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन अगर मैं दो अलग अलग एटम्स की बात करूं स्टूडेंट्स, जो कि दोनों कोवैलेंटली बॉन्ड से या कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, एक साइड में मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए और दूसरे साइड में हम लोग लिख लेते हैं बी, जिसमें ए जो है और बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, समझो ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। कुछ भी हो सकता है बच्चों, ऐसे जरूरी नहीं कि ए का ही कम हो बी का ज्यादा हो। जनरली जो फर्स्ट लिखा होता है वो प्लस होता है और सेकंड जो होता है आईयूपीएसी के हिसाब से माइनस होता है कंपैरेटिवली। तो इस वजह से हमेशा पहले वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम माना जाता है और दूसरे वाले का ज्यादा माना जाता है। तो ये जो है मैंने बनाने के टाइम में तो एग्जैक्टली सेंटर में बनाया, लेकिन हमको पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर होता है, किसी भी एटम का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का एक पावर होता है और उसी को हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब तो कोवेलेंट बॉन्ड ही हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Electronegativity is the ability or the tendency of an atom to pull the shared pair of electron, the shared pair of electron, the shared pair of electrons towards itself, towards itself। किसी भी एटम का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, खींचने का जो पावर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो थोड़े टाइम के बाद ये बी जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसके ऊपर डेल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से बॉन्ड टूटा नहीं है। जैसे अगर आप HCl को पानी में डालते हो ना, तो वो तो बेटा पूरी तरीके से टूट के क्या बना देता है, H+ और Cl- बना देता है। यहाँ पे बॉन्ड टूट गया है दोनों के बीच में, यहाँ पे बॉन्ड टूटा नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन जो है वो बी की तरफ क्या हो गए, मूव हो गए, डिस्प्लेस हो गए हैं, बॉन्ड अभी भी वहीं पे है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये है कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज कब आता है स्टूडेंट्स, जब वो बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे बॉन्ड में पूरी तरीके से टूटा नहीं है, खाली ये इलेक्ट्रॉन को जो क्लाउड है वो शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स में आपको दो पोल्स देखने को मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल देखने को मिल रहा है और एक नेगेटिव पोल देखने को मिल रहा है। इसके लिए इसको ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। ना इट नॉट नेसेसरी दैट हमेशा ए का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जनरली हम लोग जो फर्स्ट वाला लिखते हैं जनरली उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, बट अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सपोज ए और बी, जिसमें ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ए जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अगर ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे इस वाले ए के ऊपर आ जाएगा डेल नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, बराबर है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी दो पोल्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल बन रहा है, जैसे मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स बन गए, एक हिस्सा बन गया पॉजिटिव वाला और एक हिस्सा बन गया नेगेटिव वाला। इसके लिए इसको ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, और ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड्स। ना स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो पावर होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये दोनों कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखूंगा, नोट ये है दैट electronegativity depends on dash, it depends on what बच्चों, number one electron affinity and second is ionization enthalpy. So electronegativity depends on electron affinity, it depends on electron affinity and ionization enthalpy. It also depends on ionization enthalpy. ठीक है सर, ये कैसे डिपेंड होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप ही सोचो ना बच्चों, ठीक है ना। मेक इट लाइक ऑफलाइन में जैसे मैं बच्चों को पूछ लेता हूँ वैसे आप भी सोचिए, 2 सेकंड का पॉज लीजिए, सोचिए कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचेगा,
तो इससे ये सीखने को मिला कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। हैलोजेंस जो होते हैं वो क्यों, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो डू रिमेंबर, अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा ही रहेगा, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहेगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सो डू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उन एलिमेंट्स का ज़्यादा होता है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, फ्लोरीन की, और उसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, इट इज 3.9, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल बेसिस पे 4 मान के चलते हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऑफलाइन में पूछते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, दोनों तो इलेक्ट्रॉन ही चाह रहे हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EA, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे EA। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि यहाँ पे बेटा एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को लेके आके वैलेंस शेल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। सो इट इज डिफाइंड, डेफिनेशन वाइज देखने जाए तो इट इज एनर्जी रिलीज्ड, it is the energy released when an electron from what infinity is added to valence shell of an isolated gaseous atom, बराबर है। आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो बच्चों, लेके आ रहे हो और वैलेंस शेल के अंदर ऐड कर रहे हो। बच्चों वैसे ही सेम अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, तो उसका ही ऑपोजिट है ये। बट यहाँ पे मुझे एक बात बता, डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे, इट इज द, इसमें तो कोई एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। अगर हम लोग नोबल गैसेस की बात करें तो वहाँ पे तो एनर्जी अपने को उल्टा सप्लाई करनी पड़ती है, वो तो बेटा क्या सेलिब्रिटी लोग हैं। बट अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इसमें तो कोई एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं है। सो इट इज द टेंडेंसी और इट इज द एबिलिटी, एकदम तसल्ली से पढ़िए बच्चों, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। मेरा एक ही ड्रॉबैक है कि मेरा जो टाइम जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन तसल्ली से एक एक चीज ऐसे पढ़ते हैं कि बाद में आपको रिवीजन के लिए कम टाइम लगेगा। वरना क्या होता है, सिखाने के लिए तो मैं भी फटाफट सिखा दूं, लेकिन जब आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे, तो आपको उससे उल्टा ज्यादा टाइम लगेगा। अभी ये एक बार हमको, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से तसल्ली से देख लोगे तो फिर आपको रिवीजन भी इजी होगा और MCQ में भी आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो बेसिकली हम लोग दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करें तो आपका तो उल्टा टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। सो डेफिनेशन वाइज क्या, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, it is the ability of an atom to pull electron cloud, to pull the shared pair of electrons towards क्या, itself। सेम रखता हूँ ताकि आपको याद रखने के लिए एक्स्ट्रा कोई पॉइंट याद ना रखना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे कोई एनर्जी टर्म इन्वॉल्व है क्या, नहीं। सो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी टर्म इज इन्वॉल्व, एंड इट हैज यूनिट। इसका यूनिट मैंने आपको बताया था, क्या था, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना, दूसरा किलो जूल पर मोल था, या फिर किलो कैलोरी पर मोल। बच्चों यहाँ पे कोई एनर्जी टर्म इन्वॉल्व है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई भी एनर्जी टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो एनर्जी टर्म इज इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई भी एनर्जी टर्म इन्वॉल्व
नहीं है, ठीक है, एंड इट इज रिलेटिव एंड हैज नो यूनिट, एंड हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट होता नहीं। तीसरी बात, अगर हम बात करें बच्चों तो इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है ना, मैंने आपको वैल्यूज भी बहुत सारे एलिमेंट्स की लास्ट लेक्चर में दी थी, इसकी क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज फिक्स्ड वैल्यूज, बराबर है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा इसकी वैल्यू फिक्स होती नहीं है, हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यूज, it depends on surrounding atom के ऊपर ये डिपेंड करता है। सर कैसे, जरा एग्जांपल बताओ। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे समझो अगर SO2 है तो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4 होता है, राइट, और जबकि SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम, मतलब जो एटम सेंटर में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, चार्ज उसके ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चों मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना भी तो मुश्किल होगा ना बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी तो बढ़ेगा, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SO2 जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SO3। लेकिन स्टूडेंट इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, वो एलिमेंट का कौन सा वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, दैट मीन्स इट इज डैश प्रॉपर्टी, इट इज एटॉमिक प्रॉपर्टी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एटॉमिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो ये तो बच्चों बॉन्डेड फॉर्म में होता है, सो इट इज अ प्रॉपर्टी इन डैश फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इन बॉन्डेड फॉर्म, ये सिंगल एटम का नहीं होगा, ये बॉन्डेड फॉर्म में होगा, दैट मींस इट इज अ डैश प्रॉपर्टी, इट इज अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, इट इज अ डैश प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी रिलीज डेफिनेशन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड, इट हैज नो यूनिट, इसमें कोई यूनिट होता नहीं है। उसके बाद में हमने देखा था इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होता है और इसका एक फिक्स्ड वैल्यू भी होता है। तो ये डिफरेंस है बच्चों, दोनों के दोनों कंसेप्ट जो है वो सेम नहीं है, दोनों अलग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक एनर्जी टर्म है और वो एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है, वेराज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो आपका बॉन्डेड फॉर्म में होता है और उसका बेटा कोई यूनिट नहीं होता है, इसका यूनिट होता है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसमें एनर्जी कोई इन्वॉल्व होती नहीं है। इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू होता है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की, राइट, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है sp2 से और sp2 का भी कम होता है किससे, sp से। तो याद रखना इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग जब इसके बाद डिस्कस करेंगे ना फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट बोर्ड पे वही डिस्कस करना है, तो उसमें मैं आपको वही बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जो है वो अफेक्ट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग। आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एटॉमिक साइज, जैसे हम उसको नंबर ऑफ शेल्स भी बोल सकते हैं, एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियस जो आउटरमोस्ट शेल से दूर जाएगा, तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. So can we say that they are inversely proportional to each other? So atomic size is inversely proportional to electronegativity. तो डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक साइज बढ़ता है सर, फिर तो डेफिनेटली हम लोग जब ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो बच्चों आप लोग वहाँ पे अच्छे से आंसर कर पाओगे. तो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दूसरा अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव की, जेड इफेक्टिव की, ठीक है. तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ना ही बढ़ना है. तो जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस की ताकत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ेगा, जब जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा. तीसरा आता है चार्ज ऑन द कैटायन. चार्ज ऑन कैटायन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली में ये पूरा का पूरा जेड इफेक्टिव से रिलेटेड है, मैं आपको बताता हूँ कैसे. सिंपल है, कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. जैसे जैसे चार्ज ऑन द कैटायन इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बढ़ते जाएगा. क्यों सर, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ. चार्ज ऑन द कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सर कैसे, अभी एक सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग. अगर हमारे पास एक एलिमेंट है ए, बराबर है. अगर एलिमेंट ए है वो कंटिन्यूसली अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहे हैं. समझो ए से ए प्लस हुआ, फिर ए प्लस 2 हुआ, फिर ए प्लस 3 हुआ एंड सो ऑन. समझो, तो जब वो ए से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ए प्लस में गया, ठीक है, फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो ए प्लस 2 में गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके समझो वो ए प्लस 3 में गया. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या आ रहा है, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है स्टूडेंट्स. तो अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही जा रहा है तो कैन वी से दैट, सबसे पहली बात, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जेड इफेक्टिव जो होगा वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है. सर ऐसा क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है. मैंने ये प्रूव भी करके बताया था पहले, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं. एटॉमिक साइज कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा. तो अगर आपको कभी पूछ ले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, A+3 का सबसे ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतना ही ज्यादा होगा. तो क्या याद रखना है, इसमें एक ट्रिक भी पता चल गया कि कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है और किसी एटम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कैटायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है अगर उसी का न्यूट्रल एटम मिल जाए तो. आरपी नोट क्या है, आरपी नोट हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ न्यूट्रल, लेकिन प्रोवाइडेड दोनों सेम हुआ, ऐसा दोनों सेम होने चाहिए. तो स्टूडेंट आरपी नोट क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अनायन. तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं एग्जांपल में कि कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मैं आपको बोल दूं कि समझो सबसे पहले अगर हम लोगों ने पूछ लिया कि B+3 और B+5 इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो. फिर दूसरा N+N की कंपेयर करो. C आपको बोला है उन्होंने Mn+2, Mn+5, Mn+7 इन तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है. और लास्ट में आपको बोला है बच्चों SO2, SO3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है. उसके बाद में E, N2O3, N2O5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है. और लास्ट में हमको दिया समझो फ्लोरीन और F+ दिया है. इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या करनी है, कंपेयर करनी. तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिए बच्चों. हो गया, चलो तो आंसर डिस्कस करते हैं. सेम एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. सेम एलिमेंट है, इसके ऊपर 0 चार्ज है और इसके ऊपर +1 का चार्ज है तो ये ज़्यादा. सेम एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते ही जाएगी. सेम एलिमेंट है, देखो सेंट्रल एटम, इसका ऊपर +4 का चार्ज होगा, ठीक है. एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4, तो डेफिनेटली इसके ऊपर +4 होगा क्योंकि टोटल 0 आना चाहिए. ये एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन का -6, तो सल्फर के ऊपर कितने का चार्ज होगा, +6. तो डेफिनेटली इसमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -6 होगा, क्यों, क्योंकि 3 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का -6, तो इसके ऊपर +6 होगा. लेकिन
हर एक नाइट्रोजन को कितना मिलेगा, +3 मिलेगा ना, +6 तो 2 नाइट्रोजन का होगा, तो हर एक को कितना मिलेगा, +3 मिलेगा। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, तो 5 के ऊपर मिला के -10 हुआ, तो -10 है तो इधर +10 होना चाहिए, बट 2 नाइट्रोजन है तो हर एक को कितना मिलेगा, +5। तो आप बताओ इसमें क्या हो जाएगा, N2O5। ठीक है, और इसमें आपको एक सिंपल सा ट्रिक भी दे देता हूँ मैं, कि अगर कभी ऐसे कंपाउंड दे दिया तो जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे ना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी तो बढ़ जाएगा ना, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो भी तो बढ़ जाएगा। तो चार्ज बढ़ रहा है, कटायन के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा। तो ऐसे कभी केस आ जाए तो आपको बोल दे कि बताओ इनमें से किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एकदम ईजी है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, Cl2O है, Cl2O3 है, Cl2O5 है और Cl2O7 है। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी, सब जगह पे Cl2 है, और आपने जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका, Cl2O7 का। अगर आप चार्ज निकालने जाओगे तो ये +1 आएगा, ये +3 आएगा, ये +5 आएगा और ये +7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से F और F+ में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी हो जाएगी, F+ की ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रल और पॉजिटिव में से हमेशा याद रखना, हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव। तो हमने कितने फैक्टर्स पढ़ लिए बच्चों, एटॉमिक साइज पढ़ लिया, Z इफेक्टिव पढ़ लिया, चार्ज ऑन द कैटायन पढ़ लिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द फैक्टर चार्ज ऑन द अनायन। अगर हम बात करें चार्ज ऑन द अनायन, अनायन के ऊपर जब चार्ज बढ़ता है ना बच्चों, तो Z इफेक्टिव क्या होता है, कम हो जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था आयनिक रेडियस में, क्योंकि जब हम लोग अनायन बनाते हैं न्यूट्रल एटम से, इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमेशा लास्ट में सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कंसेप्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आ रहा है, Z इफेक्टिव आ रहा है। तो सब लोग इसकी शादी में आ रहे बेटा, बाराती बन के किसकी शादी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की शादी में। तो जैसे जैसे अनायन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज ऑन अनायन, वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चार्ज ऑन द अनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ऐसा क्यों? अगर हम बात करते हैं, सपोज एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, इसने समझो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये n- हो जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो n-2 हो जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो जाएगा, n-3। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते ही जा रहा है तो n-1 हो जाएगा, फिर n-2 हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन और गेन करके कितना हो जाएगा, n-3 हो जाएगा। तो अगर ये n-3 हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप बताइए Z इफेक्टिव कम हो रहा है या बढ़ रहा है? अनायन के फॉर्मेशन में Z इफेक्टिव कम होता है, तो Z इफेक्टिव कम होगा, और Z इफेक्टिव अगर कम होगा, उधर से देख के बोल सकते हो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताइए। देखो इतना तसल्ली से पढ़ोगे तो कैसे कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है बेटा। फटाफट आपके टीचर आपको समझा भी दे, आप भी बेटा सुन लो हाँ 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 खाली, तो फिर आपको चीजें याद नहीं रहेगी, फिर बाद में उसको बहुत बार बार रिवीजन चाहिए। अगर आप इतने तसल्ली से पढ़ोगे तो आपको रिवीजन कम लगेगा, आप एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व कर पाओगे। तो आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, n का सबसे ज्यादा, फिर n- का उससे कम, फिर n-2 और n-3 का सबसे कम होगा। तो अनायन और न्यूट्रल में से ज्यादा किसका होता है, डेफिनेटली इट विल बी ऑफ न्यूट्रल। सो आरपी नोट क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ न्यूट्रल is always greater than इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अनायन। अनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। सर लेकिन न्यूट्रल की तो कम होती है किससे, कटायन से। तो आरपी नोट एक और बन गया, एक और आरपी नोट बन गया क्या, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर कटायन, ये लेकिन सेम एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ न्यूट्रल, इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अनायन। ठीक है, और अनायन में तो कंपेयर करना आता है, जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, कटायन में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल पूछ लूं, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिया है, समझो हमको n-3 n दिया है, n-1 n-2 दिया है, n+3 दिया हुआ है, n+1 दिया हुआ है, n+2 दिया हुआ है ना।
तो इनकी सबकी मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है। तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होगा उसमें सबसे ज्यादा किसका आएगा, डेफिनेटली ऑफ कटायन आएगा, बट अभी कटायन ज्यादा आएगा, न्यूट्रल बीच में, अनायन लास्ट में आएंगे। बट कटायन में भी कितने कटायन है मेरे पास, तीन कटायन है। तो तीनों कटायन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पता चलेंगे, जिसका चार्ज कटायन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा वैसे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज है N+3 वाला, तो N+3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर N+3 के बाद N+2 आएगा, N+2 के बाद N+1 कंसिडर होगा, और +1 के बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कटायन खत्म हो गए, कटायन खत्म हो गए तो अभी कौन शुरू होगा, न्यूट्रल शुरू होगा। अनायन मत शुरू कर देना, न्यूट्रल शुरू होगा, और न्यूट्रल के बाद अनायन में क्या रूल है कि जितना चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, N-1 की, और फिर N-2 की कम, और N-3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाएगी, है ना। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया प्रैक्टिस के लिए, और दो क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O-2 O-1। तीसरा एक और क्वेश्चन देता हूँ, H and H-, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है। चौथा O+, O-2 O- and O, ठीक है। चलिए आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको अटेम्प्ट करिए, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करिए। हो गया, चलिए तो आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये न्यूट्रल है और ये दो अनायन है, तो न्यूट्रल और अनायन में से न्यूट्रल का ज्यादा, तो इसका आंसर आ जाएगा O ग्रेटर देन, अनायन में जितना ज्यादा चार्ज उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो O- ग्रेटर देन O-2, क्लियर है। फिर ये न्यूट्रल है और ये अनायन है, तो न्यूट्रल का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 4 लोग हैं, तो पहले कटायन, फिर न्यूट्रल, फिर अनायन। तो बताओ कटायन कौन है बच्चों, O+ है, करेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद किसका लिखा आपने, बताओ नोटबुक में क्या लिखा दिखाओ, अरे मैं देख सकता हूँ, तुम लोग बताओ तो सही। नोटबुक, यस O लिखा है ना, करेक्ट है, O लिखा है। फिर क्या लिखा आपने, O-, और फिर क्या लिखा होगा आपने, O-2, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्या, चार्ज ऑन दी अनायन। तो हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए, बोलो कौन से, एटॉमिक साइज, Z इफेक्टिव, चार्ज ऑन द कटायन डिटेल में डिस्कस किया, एंड नेक्स्ट वाला हमने डिस्कस किया चार्ज ऑन द अनायन। ना स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है वो हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्ट करता है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp2 sp3, ये हम लोग ऑर्गेनिक में तो पढ़ते ही है, NOCP में भी डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे बिकॉज इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर जो होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम, ठीक है। तो आप इसका एक फोटो ले लो, फिर मैं आगे वो डिस्कस कराता हूँ। Okay students, so the fifth factor which affects इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स, ये हम लोग ऑलरेडी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में तो डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक में भी हम लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, अगर क्योंकि अभी तक आप लोग ने शायद NOCP के लेक्चर्स या फिर ऑर्गेनिक के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी डिटेल में बता देता हूँ। वहाँ पे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपके रिविजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगा, एक क्या होगा बच्चों, s ऑर्बिटल होगा, और एक क्या होगा, p ऑर्बिटल, ठीक है ना। s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल, d ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डम्बल होता है, ठीक है। और f का तो हमको देखना ही नहीं है बेटा, वो तो डिफ्यूज डबल डम्बल होता है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें sp की, तो एक तो क्या होगा बच्चों, s ऑर्बिटल होगा, और एक p जो होगा ऑर्बिटल इस तरीके का होगा। अगर इन दोनों के मिक्सिंग से, हाइब्रिडाइजेशन तो मिक्सिंग ही होता है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, तो इन दोनों को मिक्स कर दूं मैं, तो एक यहाँ पे नए 2 ऑर्बिटल बनेंगे, जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे जो नया ऑर्बिटल बनेगा ना, उसमें आपको बच्चों क्या होगा, हाइब्रिड है तो बेटा दोनों का भी इफेक्ट तो दिखना ही दिखना है। ये जो सेंटर में है वो क्या है, न्यूक्लियस है,
ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें 50% कौन सा कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर है। 50% कौन सा कैरेक्टर है, परसेंटेज ऑफ एस कितना हो जाएगा 50। सर परसेंटेज ऑफ पी कितना हो जाएगा 50। सर ये आपने कैसे डिसाइड किया बच्चों, कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं ना, तो ये 50 ये 50, 3 हो गए तो 33% होते हैं ना, 33.3% है ना, तो वो sp2 में आएगा। अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, टोटल कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए सर। तो 3 लोग हो गए तो s का एक कंट्रीब्यूशन, p का एक कंट्रीब्यूशन, और ये p वाले का दूसरा कंट्रीब्यूशन। एक px ले लो, एक py ले लो, जो लेना ले लो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप बताओ s हो गया, एक px हो गया और एक py हो गया। अब मुझे था इसमें कौन सा वाला नेचर ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स p वाला नेचर ज्यादा आएगा, मतलब डंबल शेप ज्यादा आएगा। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं इसको, तो यहाँ पे जो है ये जो लोब होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा अभी। और उसके अंदर कौन सा नेचर ज्यादा आएगा, डंबल शेप ज्यादा आएगा कि स्फेरिकल शेप ज्यादा आएगा। अभी देखो डंबल शेप ज्यादा आ गया, ये कंपेयर टू दिस थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अभी मुझे इसमें टोटल 3 लोग है ना, तो हर एक को कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 33.3%। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, इसमें परसेंटेज एस तो 33.3 है, लेकिन परसेंटेज पी हर एक का 33.3 है, 33.3, तो टोटल कितना आ जाएगा, पी का कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के कितना होगा 66.6%। तो कहना चाहिए लेंथ वाइज थोड़ा बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप का होता है। तीसरा अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा, एक px होगा, py होगा और एक pz होगा। ठीक है ना, कैसे भी बना सकते हैं, एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। तो यहाँ पे नए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। हम लोग तो एक एक ही दिखा रहे हैं बच्चों, दिखाने के लिए तो हम लोग एक ही दिखाते हैं, लेकिन बनेंगे कितने, ऐसे ऐसे 2 बनेंगे, एक ऐसा एक और इधर ऐसा एक और बनेंगे ऐसे, इसके टोटल 3 बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितने बनेंगे 4, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल शेप भी बोलते हैं। अभी इसमें p कैरेक्टर बहुत ज्यादा है बच्चों, तो p कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर डंबल शेप बहुत ज्यादा आएगा, इसके अंदर डंबल शेप क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा, और स्फेरिकल शेप क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा। तो आप बता, स्फेरिकल शेप बहुत कम है, डंबल शेप बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं sp3। और टोटल लोग कितने 4 है बेटा, तो ये 25%, 25%, 25% और ये भी 25%। तो टोटल परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर कोई पूछ ले तो कितना हो जाएगा 25%, और परसेंटेज पी पूछ ले तो बेटा कितना आ जाएगा 75%। अभी सवाल उठता है ये कि सर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या लेना देना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी ध्यान से सुनना यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे भी न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या कर रहा है, इनको खींच रहा है बच्चों ऐसे। बट स्टूडेंट्स किसका न्यूक्लियस ज्यादा दूर है, सर इसका न्यूक्लियस ज्यादा दूर है, तो डेफिनेटली ये कम खींच पाएगा। तो आप बताओ किसका न्यूक्लियस एकदम नजदीक है इलेक्ट्रॉन के, सर इसका। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच पाएगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो याद क्या रखना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो जाएगा sp3 का सबसे कम और sp का सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चों, sp का सबसे ज्यादा और sp3 का सबसे कम हो जाएगा। दूसरी बात आप बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी से दैट, अगर जब हम लोग sp3 की बात करें तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना था, परसेंटेज s कैरेक्टर सिर्फ 25% था। इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना था बच्चों, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर बच्चों 33.3% था, और इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना था 50% था। तो कैन बी से दैट जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है देखो ध्यान से, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है स्टूडेंट्स, बढ़ रही है। तो याद क्या रखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन डैश हाइब्रिडाइजेशन, और परसेंटेज एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला कार्बन जो है, जनरली इसके ऊपर कार्बन के क्वेश्चंस आते हैं। अगर कार्बन की बात करें तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कैसे हम लोग इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वाला है। तो अगर सुनो, कार्बन ने सिर्फ
सिंगल बॉन्ड्स बनाए से, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब वो कार्बन पक्का 101% sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है, एक ही डबल बॉन्ड बनाया है, एक डबल बॉन्ड बनाया है, एक ही डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो वो हो जाएगा बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब दो सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो या फिर कार्बन ने दो डबल बॉन्ड बनाया हो, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, बोथ द केसेस में कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज। कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है। तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी और आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। हर एक कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ होगा सर, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ ये वाला। यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो आप लोग बच्चों वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लो। ठीक है, आप अपना समय ले लो। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये जो भी टाइम दिया रहता है, आप देखते हो कि हाँ सर ये लेक्चर सर का इतना टाइम का है, लेकिन उतना टाइम नहीं, वो उससे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जब आपको मैं बीच बीच में वीडियो पॉज करने के लिए बोलता हूँ, आप लोग सॉल्व भी करते होंगे। आई होप आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे। ठीक है, फॉलो करो बेटा, एग्जाम में पास होना है। ठीक है, मार्क्स लाने तो फॉलो करो, क्योंकि यही सब चीज़ें बेटा आपको एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो ये सब चीज़ें आपको याद आएगी कि हमने सर को अच्छे से फॉलो किया था, सर के लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो किया था, इसलिए हमको आज मार्क्स आ गए। चले, तो आप बताइए, अभी आपने पॉज तो कर लिया होगा मुझे पता है, तो अभी हर एक एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इसने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो ये sp हो जाएगा, इसने भी एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया sp हो जाएगा, इसने एक ही डबल बॉन्ड बनाया तो ये sp2 हो जाएगा, इसने दो डबल बॉन्ड बनाया तो ये sp हो जाएगा, इसने एक ही डबल बॉन्ड बनाया sp2 हो जाएगा, इसने भी एक ही डबल बॉन्ड बनाया तो ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2। sp3 की तो बेटा इधर कमी पड़ गया, काल पड़ गया बेटा, एक ही sp3 मिला आज। ठीक है, तो sp3 कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन आल्सो अफेक्ट्स डैश, हाइब्रिडाइजेशन आल्सो अफेक्ट्स व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें ट्रेंड्स की, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या देखने को मिलता है? तो ट्रेंड्स इन डैश टेबल, पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की और राइट टू लेफ्ट की, तो ट्रेंड्स क्या होंगे वो डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं दैट इज अलोंग द पीरियड, एंड अगर हम जाते हैं टॉप टू बॉटम दैट इज डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या देखने को मिलता है? तो सुने, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं दैट इज अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड की बात करें तो z इफेक्टिव क्या होगा? ठीक है, z इफेक्टिव बढ़ेगा, और z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, और z इफेक्टिव बढ़ता है और एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? कम होता है। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, ठीक है, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चों? z इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है, z इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है, तो z इफेक्टिव के हिसाब से नहीं बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और लेफ्ट टू राइट बढ़ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तभी तो मैं बोला ना फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है। तो सर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको निकाला कैसे जाता है? तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स और डिफरेंट स्केल्स टू डिसाइड व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे सिलेबस में टोटल 3 स्केल है। एक है बच्चों पॉलिंग स्केल, सबसे पहला कौन सा आता है? पॉलिंग स्केल आता है। दूसरा आता है हमारे सिलेबस में मूलिकन स्केल, मूलिकन स्केल, और तीसरा आता है ऑलरेड-रोचो स्केल, जिसको हम लोग ऑलरेड स्केल भी बोलते हैं। जनरली ये थर्ड वाला स्केल नहीं पूछा जाता है, ना टीचर्स जनरली सिखाते भी नहीं है, तो
मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा तो इसमें टाइम लगने वाला नहीं है, बट क्वेश्चन इसके ऊपर आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। जनरली फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा वाला स्टूडेंट्स, पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलिंग स्केल जो है वो किसकी मदद से करता है, इलेक्ट्रो बॉन्ड एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करता है। तो पॉलिंग स्केल डिटेल में तो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज है वो याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। जनरली मैं ऑफलाइन में बोलता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखनी है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इतने कौन याद रखेगा। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं, और वो है कौन कौन से मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है। यहाँ पे लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन। नोबल गैसेस की जरूरत नहीं है, ना, मांगो, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोला, और यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों की वैल्यू आपको याद रखनी है। तो इतने सारे एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको अभी के अभी याद कराता हूँ, ठीक है। सर कैसे याद करते हैं, कोई ट्रिक है? ट्रिक तो बेटा बोल नहीं सकते, ट्रिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से मैं बोलूंगा कि आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इट इज 4.0, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो ये वाला प्लीज आप लोग याद रखिएगा, इट इज 3.0, 2.8 एंड 2.5। आई रिपीट 4, 3.0, 2.8, 2.5, ठीक है। इधर से जैसे जैसे आप इधर आओगे ना बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 0.5 से कम करते चलो। तो ये 3.5 कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद में इसको आप 3 कर दो, 0.5 से कम करते चलो, आगे बढ़ते चलो, 0.5 से कम करते चलो, ठीक है। ये 1.5 और ये 1 हो गया, 1.5 और ये क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका वैल्यू याद रखना है 0.9। जब हम लोग ऐसे गए थे तो कितने से बढ़ाया, 0.5 से बढ़ाना, अभी 0.3 से बढ़ाओ। आई रिपीट 0.3 से बढ़ाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.8 हो जाएगा, ये 2.1 हो जाएगा। फिर अभी तक हम लोग कितने से बढ़ा रहे थे, 0.3 से बढ़ा रहे थे, अभी 0.4 से बढ़ा दो, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2.5। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग से याद रखो बच्चों, इट इज 2.1। ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, बिकॉज आगे जब हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे तो हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो बच्चे इसको याद नहीं करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चाहिए। सर आप इसको इरेज क्यों कर रहे हो? ये इरेज करने का रीज़न है कि मैं देखना चाहता हूँ कि अभी आपको याद हुआ या नहीं हुआ। सर वो आप कैसे चेक करोगे? हम इसको वापस लिखेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करिए, वापस लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद भी ट्राई करना कि जो मैं नंबर लिख रहा हूँ उसके पहले आप नेक्स्ट नंबर सोच लो कि हाँ यहाँ पे क्या आएगा, ताकि आपका रिवीजन होगा। जैसे आप ऑफलाइन में कैसा फील लेते हो कि हाँ अभी सर सिखा रहे हैं, हम लोग बोल रहे, वैसा आप बोलिए। बताइए फ्लोरीन का कितना था? अरे बोलो तो सही, मुझे याद है, ठीक है। बोलो कितना था, आप लोग बोलो, मैं सुन रहा हूँ। 4 ना, आपने 4 बोला ना, मैंने सुना। देखो आप लोग बोलते ना आप सुनते नहीं सर, ये देखो सुन लिया मैंने, आपके मन की बात सुन ली बेटा, ठीक है। मोदी जी घूमेंगे का नहीं ना, ठीक है। रोज सुबह संडे को आ जाते हैं मोदी जी मन की बात करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे मन की बात सुन रहे हैं आपकी, बोलिए। नेक्स्ट क्लोरीन का बताइए। करेक्ट 3। देखो आप लोगों को याद भी तो हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे कितना, 2.8 हो जाएगा, यहाँ पे 2.5, परफेक्ट। यहाँ पे कितना कम किया था बताइए? यस 0.5 से कम किया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, फिर 1.5, 1.0। हाइड्रोजन अलग से याद रखना कितना, 2.1, ठीक है। इधर से नीचे गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है 0.9, इधर 0.5 से बढ़ा था, इधर 0.3 से बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ये 1.2, 1.5, 1.8 और ये 2.1। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना था, कितने से बढ़ाया था, 0.4 से बढ़ाया था। तो इतने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको, हर बच्चे को क्या होनी चाहिए बच्चों, याद होनी चाहिए, तभी हमको इजी लगेगी ये सब चीज़ें। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिंग स्केल से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बच्चों कैसे रिलेटिव है, आप इनको
किसी एक का आपको पता होना चाहिए, तभी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर मूलिकन और ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम लोग यहाँ तक ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो इनका नाम था पूरा लिनस पॉलिंग। उन्होंने मेथड डेवलप किया था, बॉन्ड एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करना बताया था। सो लिनस पॉलिंग डेवलप्ड अ मेथड to determine electronegativity using बॉन्ड एनर्जी। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है AB, तो इनके बीच में बॉन्ड है ना ये, तो इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसके हिसाब से उसने क्या किया था, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करना सिखाया था। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A का भी कुछ होगा और B का भी कुछ होगा। तो उनका जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B वाज गिवन बाय द फॉर्मूला 0.208। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डैश एंड डैश, थोड़ा बड़ा है फॉर्मूला, इधर लिखता हूँ। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू 0.208 अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, मतलब A और B का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो माइनस इसी में वापस अंडर रूट ऑफ, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा दिखने में भयंकर है, लेकिन है कंसेप्ट बहुत ही इजी। माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A बॉन्ड, क्योंकि ये किससे बना रहेगा, A और B के एक एटम से बना है, तो A पहले A था और B भी था, तो इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या आएगा, BB बॉन्ड, बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलो कैलोरी पर मोल में आएगा। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में। अगर आपको किलो जूल में चाहिए, तो यहाँ पे बेटा 102 हो जाएगा, 0.102। तो ये अगर किलो कैलोरी में है, तो आप सम सॉल्व करने के टाइम में थोड़ा केयरफुल रहना कि कौन सा वाला वैल्यू पुट करना है। अगर ये का यह आपको किलो कैलोरी में चाहिए, किलो जूल में चाहिए, तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला में सिर्फ इतना सा ही चेंज आएगा, यहाँ पे 0.102 आ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। ये आंसर किस में आएगा, किलो जूल पर मोल में आएगा, बच्चों। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ये BE का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ही होता है। तो क्वेश्चन अगर हमको ऐसा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में कैलकुलेट डेल्टा EN ऑफ AB if bond energy of AB is equals to 76 किलो कैलोरी। तो बच्चों अभी बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? सर ऑब्वियसली फर्स्ट वाला। एंड ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इज इक्वल्स टू 81 किलो कैलोरी पर मोल, एंड लास्ट में बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB जो दिया हुआ है वो दिया है 64 किलो कैलोरी पर। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B is more than electronegativity of A and electronegativity of A is equals to 1.584, then calculate the electronegativity of B.
बी का बच्चों क्या निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, ये दो क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले डेल्टा ई एन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट या सेकंड वाला? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, बिकॉज यहाँ पे किलो कैलोरी में दिया है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.208 अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कौन सा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है, 76 दिया है, माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है, 81 दिया है, 81 इंटू ये दिया है आपको 64, तो ये दिया है आपको 64, ठीक है। अभी मेरा एक सिंपल सा सवाल है, 91 किसका स्क्वायर है, 9 का, और ये किसका है, 8 का है। तो ये 9 बाहर आ जाएगा, ये 8 बाहर आ जाएगा। तो आप बताइए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.208 हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 76 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 72। सर 72 कैसे, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 8 9 8 72, 76 में से 72 गया, 4 आएगा, और 4 का रूट निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो 0.208 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 0.416 हो जाएगा। बट ये तो बच्चों किसका वैल्यू है, डेल्टा ई एन का वैल्यू है, और वो भी किसका, ए बी का। सो डेल्टा ई एन ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0.416 हो गया। सो डेल्टा ई एन ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0.416, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव बी का ज़्यादा है किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। तो मुझे तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे b माइनस ए करेंगे कि a माइनस बी करेंगे। सर नहीं समझा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सर b का, बोला है ना क्वेश्चन में, तो b माइनस ए करेंगे ना, ज़्यादा माइनस छोटा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.416 हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a का दिया हुआ है कितना, 1.584। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ b माइनस 1.584 इज इक्वल टू 0.416 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ b, it will be equal to 0.416 plus 1.584। तो इसको ऐड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 6 plus 4 10 कैरी 1 9 plus 1 10 9 plus 1 2, तो परफेक्ट आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा 2। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, इट इज द वैल्यू, इट्स वैल्यू इज 2। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक का पता होना चाहिए, अगर आपको इसका वैल्यू नहीं पता होता तो फिर आप दूसरे का वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन इसने कंसेप्ट कौन सा यूज किया था बच्चों, बॉन्ड एनर्जी का। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकाला। तो कंसेप्ट कौन सा था बच्चों, बॉन्ड एनर्जी, और इसी के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले की अगर हम बात करें बच्चों, तो वो था बच्चों हमारा मुलिकन स्केल। कौन सा स्केल, मुलिकन स्केल। ना मुलिकन स्केल ने बच्चों किसका यूज लिया था, उन्होंने लिया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक लिया था आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मदद से उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाला था। सो ही यूज्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी टू कैलकुलेट क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए उन्होंने इसका यूज किया था, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर उन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया था, उन्होंने दिया था कि दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज निकाला था। और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उनका जो यूनिट होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इनका यूनिट कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होना चाहिए। उन्होंने एक और रिलेशन भी दिया था, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन फॉर एनी एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। इन दोनों का जब रेशियो निकाला जाता है तो इसका जो रेशियो आता है वो आता है 2.8 आता है बच्चों। कितना आता है, 2.8। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तब हमको ये बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू डैश मुलिकन अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, इसका रेशियो कितना आता है, 2.8 आता है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्वेश्चन आता है कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन यूजिंग
मुलिकन स्केल, कौन सा स्केल? मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल के हिसाब से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो। तो बच्चों मुझे था फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं अभी ऐसे तो निकाल नहीं सकता, इसमें तो एग्जाम में जनरली वैल्यूज नहीं देते हैं, ठीक है, तो हमको यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सोल्यूशन हमको पता है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 2.8। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 4। सो 2.8 इंटू 4 करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाता है 11.2। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल? इट इज 11.2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट according to पॉलिंग स्केल, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल ले लेते हैं, पॉलिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल, क्योंकि पॉलिंग वाला तो कर लिया ना हमने। अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल इज 1.4। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 1.4 है, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेम एलिमेंट यूजिंग पॉलिंग स्केल, यूजिंग कौन सा स्केल? पॉलिंग स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेम एलिमेंट यूजिंग पॉलिंग स्केल हमको कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे? सेम वही मेथड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू 2.8। अकॉर्डिंग टू मुलिकन कितना दिया है? 1.4 दिया है, सो 1.4 अपॉन 2.8 हो जाएगा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1 जा ये 2 जा। तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल कितनी हो जाएगी बच्चों? उसकी 0.5 हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि आपको एक का वैल्यू देंगे और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप दूसरे का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग के लिए पॉलिंग स्केल कंप्लीट हो गया, मुलिकन स्केल कंप्लीट हो गया, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वाला, दैट इज ऑलरेड स्केल, जिन्होंने एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव को यूज करके डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us move to the third and the last scale, that is Allred scale. He used atomic radius and Z effective to calculate electronegativity. Atomic radius मतलब R, it should be in angstrom unit. किसमें होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम यूनिट में। जनरली कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू ऑलरेड स्केल, इसका जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था वो था 0.359 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू जेड इफेक्टिव, जिसमें जो रेडियस है वो किसमें होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम यूनिट में। और यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इज इक्वल्स टू electronegativity of the same element using Allred scale plus 0.744। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग को पॉलिंग वैल्यू पता है तो हम लोग ऑलरेड वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साबित होगा। अभी अगर हम बात करें तो क्या अगर मुझे मोलिकुलर वैल्यू निकालनी है तो मुझे अगर पॉलिंग वैल्यू पता है तो मैं मोलिकुलर वैल्यू निकाल सकता हूँ। वैसे अगर मुझे पॉलिंग वैल्यू पता है तो मैं ऑलरेडी भी निकाल सकता हूँ। सर कैसे? क्वेश्चन के फॉर्म में अगर पूछा कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन यूजिंग ऑलरेड स्केल, ऑलरेड स्केल, इसको ऑलरेड रॉचो स्केल भी दिया है किसी किसी बुक्स में, ध्यान देना, नाम से इतना हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें En
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिन स्केल फॉर फ्लोरीन इज इक्वल टू En अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी स्केल फॉर फ्लोरीन प्लस क्या आ जाएगा 0.744 आ जाएगा। बट पॉलिंग स्केल के हिसाब से तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन पता है और वो है बच्चों 4। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके लिए मैंने आपको याद कराया था बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी स्केल प्लस 0.744 ये फैक्टर याद रखना। ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी स्केल फॉर फ्लोरीन इज इक्वल टू 4 माइनस 000 माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 744। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3.256 3.256। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हम बात करें सिर्फ फ्लोरीन के बारे में, ठीक है ना, चलो सबकी तो बात नहीं कर रहे हम लोग, खाली फ्लोरीन की बात करें क्योंकि जो फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल होगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर फ्लोरीन अगर हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है अकॉर्डिंग टू डैश पॉलिंग स्केल कितना था बच्चों सर 4.0 था। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल कितना आया था। आपने देखा होगा मैंने फ्लोरीन का ही सबका कैलकुलेट कराया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको फ्लोरीन का पता है तो दूसरे का तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसका 11.2 आया था। एंड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू डैश स्केल ऑलरेडी स्केल आया आपका 3.256। इससे क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला कि मोलिकन का जो वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा होगा किसी भी एलिमेंट के लिए। और यही आपका एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। सर क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे अगर याद रखना फॉर सेम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो ना, फ्लोरीन ही जरूरी नहीं है बेटा। हमने तो फ्लोरीन से खाली क्यों किया? क्योंकि हमको प्रूव करना था। फॉर सेम एलिमेंट याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू डैश सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी होती है? मोलिकन की वैल्यू होगी, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू डैश मोलिकन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू, सेकेंड नंबर पे आ रहा है पॉलिंग और थर्ड नंबर पे आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मोलिकन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग इज ग्रेटर देन व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो खुद ही एक एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अगर आपको एक किसी का पता है तो आप किसी और का दूसरे का पता कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एलिमेंट, ये आपको होमवर्क करना है, वरना अननेसेसरी मैं आपको ये सॉल्व नहीं करूंगा, आपको पता है कैसे करना है। अननेसेसरी फिर वीडियो लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और तो यहाँ पे En अकॉर्डिंग टू पॉलिंग करना है, यहाँ पे En अकॉर्डिंग टू मोलिकन करना है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलिमेंट है A, यहाँ पे कोई भी B है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है C और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है D, ठीक है। पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दिया मैंने 2.0, तो इन दोनों का आपको निकालना है। मोलिकन के हिसाब से अगर मैंने समझो आपको दे दिया 5.6 दे दिया है, ठीक है, तो आपको ये दोनों निकालना है, ठीक है। उसके बाद में अगर पॉलिंग के हिसाब से दिया मैंने आपको 3.0, तो ये दोनों आपको निकालना है। ये आई होप सब लोग कर पाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद में अगर मैंने ऑलरेडी का आपको दे दिया है 2.256, ठीक है, 2.256 दिया है, तो ये दोनों आपको निकालना है। तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना और यही आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट इस टेबल को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सबका रिलेशन को हम लोग कैसे याद रखें, क्योंकि बिना रिलेशन को याद किए आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, ये तो मैंने आपको वैल्यूज़ दी है यहाँ पे, और अगर आपको वो टेबल याद हो गया होगा, ठीक है, आप लोग जब नोट्स लिखोगे तो टेबल याद करोगे तो ये आपको और इजी लगेगा, बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वहाँ पे आपको मैंने याद करवा दी थी, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी थी? फ्लोरीन की थी। फ्लोरीन की कितनी थी बच्चों? 4 थी। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे कौन था? यस, इट वाज क्लोरीन। उसके नीचे था ना, नीचे वाले की बताओ। तो वैसे तो देखने जाए तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है बच्चों फोन कॉल्स के हिसाब से, बट मैं अगर बाद में अगर ग्रुप की बात करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले ज़्यादा किसकी थी? फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन की कितनी थी? 3 थी, और उसके बाद 2.8 एंड 2.5। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको तीनों के तीनों जो मैंने आपको सिखाया है स्केल वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? रिवाइज हो जाएंगे।
सो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशन। अभी हम लोग को इसके एप्लीकेशन डिस्कस करना है, और एप्लीकेशन में क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ द ऑक्साइड जो कि सबसे बड़ा है, और लास्ट में आता है प्रिडिक्शन ऑफ द नेचर ऑफ AOH टाइप ऑफ कंपाउंड। वो क्या होता है मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर, एक और लेक्चर लगेगा हमको इस चैप्टर को खत्म करने। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।